एक समय की बात है, रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में मनोहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी शांति और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मनोहर की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रेशमी था। मनोहर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे उसके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। मनोहर के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो सब्जियों की खेती करता था, और सब्जियां आने के बाद मनोहर उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। इन सब्जियों को बेचकर मनोहर के घर का गुजारा चलता था। इस बार मनोहर ने आलू की फसल लगाई थी। अरे ओ भाग्यवान, तुम देख रही हो ना, इस बार हमारे आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। हमारी आलू की फसल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। इस बार तो हमारे आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। बस हमें फसल की कटाई की तैयारी बहुत जल्दी कर लेनी चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो हम अपनी बिटिया का दाखिला एक अच्छा स्कूल में करवाएंगे और थोड़े बहुत पैसे बचाकर घर की छत की मरम्मत भी करवा लेंगे, क्योंकि छत से पानी टपकता है और घर में रखे सारे सामान गीले हो जाते हैं। हाँ शांति, तुम ठीक ही कह रही हो। हम अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में ही करवाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, मगर कम से कम हम अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और थोड़े पैसे जब बच जाएंगे तो हम अपने घर के छत की मरम्मत करवा लेंगे। अरे मनोहर, तुम दोनों यहाँ खेत के बीच खड़े होकर आखिर कौन सी बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मनोज भाई, बस हम अपने आलू के फसल के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस बार बहुत अच्छी हुई है। हाँ मनोहर भाई, ये बात तो सही है कि तुम्हारी आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम्हें दुगना मुनाफा होने वाला है। लगता है इस बार तुमने दिल लगाकर बहुत मेहनत की है। मनोहर भाई, अगर तुम्हें आलू की फसल बेचनी होगी तो मुझे कहना। शहर में मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारे इस फसल के बदले अच्छी कीमत देगा। अगर तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हें उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ मनोज भाई, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। अच्छा तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। वे लोग हंसी खुशी बातें ही कर रहे थे कि तभी जोरों की हवा चलने लगती है और हवा के साथ साथ जोरों की बारिश होने लगती है। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमारी सारी आलू की फसल खराब हो जाएगी। हे भगवान, बस ये बारिश अब जल्दी ही बंद हो जाए। गांव के सभी किसान अपने फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वे सोच रहे थे कि थोड़ी देर बाद बारिश चली जाएगी और फिर दोबारा अपने कामों में लग जाएंगे। तेज हवा चलने के बाद बारिश इतनी ज्यादा हुई कि किसानों पर आफत बनकर टूटी। गांव के सभी लोगों ने अपना अपना फसल खेतों में ही छोड़ रखे थे। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही सारे किसान अपने अपने खेतों में पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर वो सारे किसान दंग रह गए। तेज बारिश के कारण सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया हमारे साथ। इस बार तो मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल खराब हो गई। हम क्या करेंगे? ये देखिए, पूरे खेत में पानी भर गया है और हमारी सारी फसल पानी में डूब गई है। अब इस गीली जमीन के अलावा इस खेत में कुछ नहीं बचा। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। तभी मनोहर की नजर ऊंचाई में लगे कुछ फसलों पर जाती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। मनोहर बची हुई आलू की फसल को जमा कर लेता है और उन्हें घर ले जाता है। बचे हुए फसल इकट्ठा करने के बाद बस एक ही टोकरी आलू निकल पाई। हमने अपनी फसल पर कितनी मेहनत की थी, मगर इस बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। बस इतने ही आलू बचे हैं और इतने से आलू में क्या होगा?
आखिर ये थोड़े आलू कितने दिन चल पाएंगे? लगभग ये तो एक सप्ताह ही चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गांव के सभी किसानों का भी यही हाल है। उनकी भी स्थिति हमारी तरह ही है। इस बारिश में तो किसानों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिनके पास कमाई का एक यही जरिया है। अजी, जो होना था वह तो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? आप थोड़ी हिम्मत रखिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता शुरू कर देते हैं। हम और कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेंगे। इसलिए आप थोड़ी हिम्मत रखिए। तभी शांति के मन में एक विचार आता है, अजी क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचे। मुझे लगता है हमारे समोसे लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी, जिसे हमारे घर का गुजारा चल सके। इस समय बारिश हुई है और मौसम अभी अच्छा है, तो लोग गरम गरम समोसे खाना पसंद करेंगे। शांति, तुम तो ठीक कह रही हो, मगर इससे क्या हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी? अजी, हमें कोशिश करके तो देखना ही चाहिए, शायद हमारी मेहनत सफल हो जाए। अच्छा ठीक है भाग्यवान, हम कल से ही समोसे बनाकर बाजार में बेचना शुरू करते हैं। और वैसे भी तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसा बनाती हो। मुझे विश्वास है कि लोग इन समोसे को जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन से ही दोनों समोसे बनाने में लग जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, और वो घर से ही समोसे बनाने का सारा सामान तैयार कर लेते हैं। मनोहर समोसे का सामान ठेले पर रखता है और बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है और बाजार जाकर समोसे बेचने लगता है। मनोहर के समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं और मनोहर के स्वादिष्ट समोसे खाने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी मनोहर के पास आता है। क्या बात है मनोहर भाई, अब समोसे बेचने लगे? खेतीबाड़ी छोड़ दी है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं खेतीबाड़ी नहीं छोड़ी है। इस साल की बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कमाई का बस यही एक जरिया है। बस किसी तरह ये समोसे बिक जाए और मेरे घर का गुजारा ठीक से हो जाए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोहर के समोसे की बिक्री अच्छी खासी होने लगती है। मनोहर को जो खेती में नुकसान हुआ था, उसने समोसे बेचकर उसकी थोड़ी बहुत भरपाई तो कर ही ली थी। मनोहर के समोसे का काम ठीक ठाक चलने लगा था। मनोहर को व्यापार से जो भी आमदनी होती थी, वो घर के खर्चे में लग जाती थी। मनोहर को समोसे के सामान के लिए पैसे की जरूरत थी। यही सोचकर मनोहर बहुत परेशान था। मनोहर को परेशान देख उसके पास गांव का एक आदमी आता है। क्या हुआ मनोहर, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो? क्या बताओ भैया, बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई और बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। अब किसी तरह मैंने समोसे का काम शुरू किया है, तो अब समोसे का सामान जुटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कि पैसे का जुगाड़ कैसे करूं तो। अरे मनोहर, अगर मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव के जमींदार लालाराम है ना, उनसे कुछ पैसे उधार ले लो और फिर जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगे तब तुम पैसे लालाराम सेठ को वापस कर देना। मनोहर सुमन की बात से सहमत हो जाता है और वह सेठ लालाराम के पास कर्ज लेने के लिए चला जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मनोहर, मैं तो तुम्हें उधार पैसे दे दूंगा, मगर इसके बदले मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम मुझे मेरे पूरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं करते, तब तक तुम्हारा गिरवी रखा हुआ सामान मेरे पास रहेगा। सेठ जी, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो मैं आपके पास क्या गिरवी रखूं? कृपा कर मुझे ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। क्या मनोहर, तुम्हारे पास कैसे कुछ नहीं है? तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है,
तुम वही मेरे पास गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है, और अगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। मनोहर ने ब्याज पर जमींदार से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और फिर से अपना व्यापार शुरू किया। शांति, मैंने जमींदार लालाराम से कुछ पैसे उधार लिए हैं। इसके बदले में मुझे अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रखनी पड़ी। क्या आपने अपनी जमीन उस लालची जमींदार के पास गिरवी रख दी? आपको पता है ना कि वह जमींदार कितना मक्कार और लालची है। अगर हम जल्दी ही उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है शांति कि वो जमींदार लालची है, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम खूब मेहनत करेंगे और समय पर उस जमींदार के पैसे चुका देंगे। धीरे धीरे मनोहर का व्यापार बहुत अच्छा चल पड़ा और उसकी समोसे की बिक्री होने से उसकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। 15 दिन के अंदर मनोहर ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपने खेतों में फसल बोने की स्थिति में आ गया। अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद खरीदा और अपने खेतों में फिर से खेती शुरू कर दी। मनोहर ने दिन रात एक करके अपने खेत में मेहनत की और कुछ दिनों के बाद मनोहर की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल फिर से एक बार तैयार हो गई। जमींदार लालाराम बहुत ही चालाक और बेईमान इंसान था। वह हमेशा लोगों को ब्याज पर पैसे देता और दोगुना ब्याज वसूल करता। लालाराम कभी कभी तो गरीब किसानों की जमीन भी हड़प लिया करता था। जमींदार लालाराम की नजर हमेशा से ही मनोहर के जमीन पर थी। वह किसी तरह मनोहर की जमीन हड़पना चाहता था। उसने एक दिन मनोहर को बर्बाद करने की योजना बनाई और कुछ आदमियों को भेजकर मनोहर की खेतों में कुछ गायें छोड़ दी ताकि वह मनोहर की फसल को बर्बाद कर सके। मनोहर जब रात में रखवाली करने गया तब उसने देखा कि उसकी फसल में कुछ गाय घुसी हुई है और उसकी फसल को बर्बाद कर रही है। उसने गायों को हटाना शुरू किया। गायों ने भी ज्यादा फसल बर्बाद नहीं की थी, क्योंकि समय रहते मनोहर ने उन्हें खेत से निकाल दिया था। गायों का शोर सुनकर शांति भी वहां तुरंत ही पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर मनोहर से कहती है, अजी देखिए, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है। ये सब जरूर जमींदार लालाराम ने करवाया होगा। ये जमींदार सुधरने वाला नहीं है। हाँ शांति, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये सब जरूर सेठ जी ही करवा रहे हैं। मगर अब तुम चिंता मत करो। आज से मैं खेत में ही सोया करूँगा और अच्छे से खेत की रखवाली करूँगा ताकि कोई भी हमारे खिलाफ साजिश ना कर सके। मनोहर ने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह अपने खिलाफ किसी को भी साजिश में कामयाब नहीं होने देगा और अपने खेतों की रखवाली अच्छी तरह से करेगा ताकि वह अपने फसलों को बर्बाद होने से बचा सके। अगले दिन सेठ लालाराम को जैसे ही पता चलता है कि मनोहर की फसल बर्बाद करने के लिए उनकी योजना असफल हो गई है, तो वो नई योजना बनाने में लग जाता है। इस मनोहर को तो मैं बहुत ही कमजोर समझ रहा था, मगर ये तो बड़ा तेज निकला। लगता है अब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। कुछ दिनों बाद जमींदार अपने हाथ में मिलावटी दवाई की पोटली लेकर मनोहर की खेतों में जाता है। जमींदार उन जहरीले दवाइयों का छिड़काव, शांति उसे वहां देख लेती है। शांति पहले से ही ताक में थी। वह जानती थी कि जमींदार जरूर दोबारा उसकी फसल को बर्बाद करने आएगा। ये फिर से आ गया हमारे खेतों की फसल को बर्बाद करने के लिए। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। शांति जमींदार को पीछे से जोरदार का डंडा मारती है। डंडा पड़ते ही जमींदार तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर शांति जल्दी से शोर मचाती है और सारे गांव वालों को बुलाती है। गांव वालों के आ जाने के बाद शांति सभी को जमींदार के बुरे मानसून के बारे में बताती है। देखिए गांव वालों,
ये जमींदार हमारे फसल को बर्बाद करने आया था। ये हमारी फसल में जहरीली दवाइयाँ मिलाने आया था। इन दवाइयों का छिड़काव करने से हमारी फसल खराब हो जाती और हम इस जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में ये हमारे खेत हड़प लेता। गांव वालों ने देखा कि जमींदार के हाथों में सच में एक जहरीली दवाई की पोटली थी, जिससे वह मनोहर के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सेठ जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सेठ बहुत ही लालची है। यह हमेशा से ही गांव वालों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, मगर आज इसकी असलियत सबके सामने आ गई है। लाला राम, हमने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया और उसका गलत फायदा भी उठाया। हम लोग जानते हैं कि मनोहर ने अपने खेत में दिन रात एक करके पसीना बहाया है और ये एक बहुत ही मेहनती इंसान है, और तुमने इसके साथ गलत करने की कोशिश की है। तुम तो गांव में रहने के लायक नहीं हो। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था और इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मनोहर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे खेतों के लिए लालची हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सेठ जी, आपकी माफी मांगने पर हमें कोई भरोसा नहीं है। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। अब हम आपसे कभी भी उधार नहीं लेंगे और न ही कभी आपकी चालाकी का शिकार बनेंगे। अब लालाराम की सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आ गई थी। अपनी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने आने से लालाराम बहुत शर्मिंदा था। सभी गांव वालों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। लालाराम सर झुकाए गांव वालों की बातें सुन रहा था। मनोहर ने अपने खेतों की फसल को बेचकर सारा पैसा एकत्रित कर लिया और कुछ दिनों में मुखिया के सारे पैसे ब्याज सहित लौटा दिया। इस तरह मनोहर की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसका खेत वापस दिला दिया और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।